आगे का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि आगे इसमें क्या और हमको देखना है। ठीक है, हम पढ़ रहे थे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर से किस तरह से अलग है और किस तरह से उनकी पावर्स अलग है, और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या कुछ अधिकार प्राप्त हैं या नहीं। ठीक है, क्या कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर अपने अधिकारों के लिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर को मतलब शू कर सकता है या नहीं, उनके अगेंस्ट केस कर सकता है या नहीं। इन्हीं सब बातों को समझने के लिए हम उसके आगे भी देखेंगे। हमने पीछे क्या देखा था, फॉस वर्सेस हार्बोटल का केस देखा था। हार्बोटल के केस में क्या हुआ था कि भाई जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उनके अगेंस्ट कोर्ट ने सीधा सीधा कहा था कि आउटसाइडर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर और कोई भी कोर्ट, ठीक है, इंटरवीन नहीं कर सकता उनके इंटरनल मैनेजमेंट को, क्योंकि वो अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं कुछ भी पब्लिक पॉलिसी के। ठीक है, और जो भी उनके इंटरनल मैनेजमेंट में जो उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। और अगर जब किसी भी मैनेजमेंट को आप लायबल ठहराते हो जो उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप की केस की सुनवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि भाई हमारा कंपनीज एक्ट 2013 सीधा सीधा बताता है कि भाई देखो, कोई भी पर्सन लायबल तब तक नहीं होगा जब तक वो पर्सनली कोई एक्ट ना करे। अगर वो किसी के बिहाफ पे किसी का रिप्रेजेंटेटिव बन करके कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हो। अब देखो, सीधी सी बात हम आपको एक और बता दें कि कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये किसी कंपनी में क्या है, एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर अपॉइंट है। ठीक है, डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है भाई? डायरेक्टर सभी शेयर होल्डर्स एजीएम में अपॉइंट करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में। अब एनुअल जनरल मीटिंग में भाई सभी शेयर होल्डर, भाई शेयर होल्डर सभी का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर की गिनती नहीं है ना, मैक्सिमम मेजॉरिटी वाले ही तो सपोर्ट करेंगे तभी कोई डायरेक्टर बन पाएगा। माइनॉरिटी वाले मान लो किसी का सपोर्ट करते हैं, किसी भी कंपनी में ये 100 लोग हैं, 100 में 80 जो है वो है मेजॉरिटी वाले, ठीक है, इनकी मेजॉरिटी है, 20 है माइनर, ठीक है, ये माइनॉरिटी वाले हैं। माइनॉरिटी मतलब जिनके पास कम पावर है, ठीक है, 80 के पास ज़्यादा पावर है, तो वो 80 जिसका सपोर्ट करेंगे वही तो उस कुर्सी पे बैठ पाएगा डायरेक्टर के। तो अब बात यहीं पे ये कहा गई कि भाई देखो, कोई भी पर्सन जो है डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है या फिर मैनेजर अपॉइंट हुआ है या सीईओ अपॉइंट हुआ है, वो एक मीटिंग में हुआ है और उस मीटिंग में किसी मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स के अप्रूवल से ही हुआ है। ठीक है, तो अब सब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बीच में ये जो पंगा चल रहा है क्यों चल रहा है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको देखना होगा आगे। ठीक है, आगे क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल इन फॉस वर्सेस हार्बोटल। हार्बोटल के केस में, हार्बोटल और फॉस के केस में जो निकल के आया था बात कि कोई भी कोर्ट या फिर कोई भी माइनॉरिटी शेयर होल्डर केस नहीं कर सकता उनके अगेंस्ट, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो अगेंस्ट नहीं है पब्लिक, किसी भी पब्लिक पॉलिसी के, वो बल्कि अपने कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है उसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा, इधर पहला एक्सेप्शन ये है, फ्रॉड अगेंस्ट माइनॉरिटी मेंबर्स। अब जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं उनके अगेंस्ट कोई भी फ्रॉड होता है उन मैनेजमेंट के द्वारा, उन मैनेजमेंट को संभालने वाले रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, कंपनी के जो डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, जो एमडी के पोस्ट पे हैं या फिर जो सीईओ के पोस्ट पे हैं, या किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई भी इशू अराइज होता है तो वहाँ पे केस बनेगा उस पर्सनल व्यक्ति के द्वारा, उस पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ जो उस एक्ट, जो फ्रॉड में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चाहे वो पर्सनल हो या फिर एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है, या एक हो या एक से अधिक हो, उन सभी के अगेंस्ट केस बनेगा कोर्ट में। ठीक है, और उस पर कार्रवाई भी होगी। दूसरा है अल्ट्रा वायरस एक्ट। मान लीजिए कोई एक्ट कर रहा है, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर ही मैक्सिमम जो एक्टिंग करते हैं, कंपनी में जितने भी एक्ट होते हैं उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। जो शेयर होल्डर्स हैं वो तो इनको अपॉइंट करते हैं कि भाई आप काम देखोगे, मैनेजमेंट आप संभालोगे, लेकिन हमारे बिहाफ, हमारे लिए करोगे, कंपनी के लिए करोगे। ठीक है, तो अब उन्होंने अगर कोई काम किया है तो अगर काम बियॉन्ड द अल्ट्रा वायरस है, बियॉन्ड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से पावर के अगेंस्ट है, मान लो, देखो सीधी बात है, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस दोनों हमने पढ़ा था। ठीक है, दो चीज़ें हैं, पहले ये समझ लेते हैं आप। ठीक है, एक है इंट्रा वायरस, दूसरा है अल्ट्रा वायरस। ठीक है, इसका मतलब होता है विद इन द पावर,
विद इन द पावर, और ये उसका मतलब होता है बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द पावर। अब देखिए समझिए, अब इस बात को समझिए, तभी आपको ये एक्सेप्शन समझ में आएंगे। पहली चीज़ देखिए, अगर कोई काम मैनेजमेंट के द्वारा इंट्रा वायरस हो रहा है, मतलब कंपनी के अंदर जो चीज़ें हैं लिखी हुई है, कंपनी जो करना है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आप छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो, उसके बाहर जाकर के आप काम नहीं कर रहे हो। देखो मैं आपको एक बॉर्डर क्रॉस बना दे रहा हूँ, ये बॉर्डर है, ठीक है, ये मेमोरेंडम है, MOA है, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे ये एक और बॉर्डर है, इसको बोलते हैं AOA, ठीक है। अब देखो इसके बियॉन्ड आप चले गए तो ठीक है, इसको रेटिफाई किया जा सकता है मेंबर्स के द्वारा, लेकिन अगर इसके बाहर चले गए तो रेटिफाई नहीं किया जा सकता, नहीं होगा, और ये रेटिफाई हो सकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको ये पॉइंट समझना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। देखिए बियॉन्ड द अल्ट्रा वायरस, अगर इसके बाहर आप जाके काम कर रहे हो, इसके पावर जो पावर इसमें दी गई है, ठीक है, अगर उसके अंदर आप काम कर रहे हो तो ठीक है। फिर अगर अल्ट्रा वायरस के बाहर चले गए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, हम उसको मेंबर्स की मीटिंग बुला करके मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है उसको अप्रूव कर देंगे, वो सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इसके बाहर चले गए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाहर चले गए, तो फिर वो कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद मान लीजिए ये एक्ट हो गया, मान लीजिए कोई एक्ट आपको करना है, कोई काम करना है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है, देखो एक रिजोल्यूशन है उसको पास करना है, और उसको इसके बाहर जा करके आपने क्या कर दिया, पास्ड कर दिया, ठीक है, ये बोला ठीक है पास हो गया। लेकिन इसके बाहर जा करके ये इस पॉइंट पे आपने पास किया है, तो ये बाद में उसको रेटिफाई भी करके आप उसको अमेंड करके चेंजेस भी करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर उसको यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक ले आते हो, तब भी ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये गलत ही होगा। इसको अमेंड करने के बाद भी ये गलत होगा। अमेंड करने के बाद आप कोई रेजोल्यूशन पास करो तो ठीक है, अमेंड करने से पहले अगर आपने रेजोल्यूशन पास किया उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर रहे हो, उसमें बदलाव कर रहे हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो गलत होगा, ठीक है। और अगर इसके बाहर यहाँ पे जाकर के आपने कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया और उसको आपने बाद में पास करने के बाद में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अमेंड कर दिया, तो रेटिफाई कर दिया, तो वो चीज़ क्या होगा, सही होगा, वो सही मान लिया जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इंट्रा वायरस कोई भी एक्ट होगा और उसमें अगर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाहर जाके कोई भी काम कर रहा है मैनेजमेंट, तो उसको आप उसके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, आप उसको कोई भी उसके ऊपर कोई शूट फाइल नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर इसके बाहर है तो कर सकते हो। चलिए देखते हैं, इसी तरह का एक केस और आया है हमारे सामने, ठीक है। कौन सा केस है, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड, और दूसरा है भारत इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस कन्हैया कुमार, ठीक है, कन्हैया लाल हैं। ये 1977 का केस, सॉरी 1935 का केस है, ठीक है, 1935 का केस है। इस केस में क्या हुआ था आपको देखिए, इस केस में जो प्लेंटिफ थे, यानी कि जो जिनको तकलीफ हुई थी, जो एग्रीव थे, ठीक है, जिनको प्रॉब्लम हुई है, असल में वो प्लेंटिफ थे। कहाँ शेयर होल्डर किसके थे, इसके शेयर होल्डर थे, भारत इंश्योरेंस के शेयर होल्डर थे, ठीक है, ये भारत इंश्योरेंस के शेयर होल्डर थे, प्लेंटिफ भारत इंश्योरेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर थे, ठीक है। इनको क्या प्रॉब्लम हो गई भाई ऐसा कि क्यों इनको केस करना पड़ गया, ठीक है। ये जो प्लेंटिफ थे यानी कि कन्हैया लाल, ये भारत शेयर होल्डर के, भारत इंश्योरेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर थे। भारत इंश्योरेंस लिमिटेड में इन्होंने शेयर खरीद रखा था, तो उसमें उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी बात लिखी थी जो उनको तकलीफ दे गई। देखिए इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इनके ऑब्जेक्ट क्लास में ये लिखा था कि कोई भी ये कंपनी जो बनाई गई है, इसने अपने ऑब्जेक्ट में ये लिख सका था कि कंपनी एडवांस में पैसा, ठीक है, एडवांस में पैसा जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, वो किसी भी सिक्योरिटी अमाउंट का, अगर मान लीजिए किसी ने सिक्योरिटी दे रखी है, ठीक है, सिक्योरिटी किसी से ले रखी है, वो चाहे लैंड का हो, ठीक है, घर का हो, मशीन का हो, या किसी अदर प्रॉपर्टी जो इंडिया में सिचुएटेड है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया में कोई भी, ये एक मतलब लाइन है जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अंदर कोई भी लैंड होगी, ठीक है, कोई भी हाउस होगा और कोई भी मशीन होगी, ठीक है, कोई भी मशीन होगी या कोई भी अन्य प्रॉपर्टी जो इसी इंडिया में सिचुएटेड होगी, ठीक है, इंडिया में स्थित है। इंडिया में कहीं भी किसी भी कोने पर अगर कोई भी लैंड होगा या फिर घर होगा या कोई मशीन होगी, ज़मीन, घर और मशीन कोई भी हो, ठीक है, वो अगर सिक्योरिटी के रूप में आपने ले रखा है तो उससे होने वाला इंटरेस्ट आपको एडवांस में जमा करना होगा,
ठीक है, एडवांस में इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन क्या किया प्लेंटिफ को पता चला जब कि बाद में कि भाई जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है। ये कंपनी जो है इंटरेस्ट, तो पहली चीज़ तो इंटरेस्ट नहीं दे रही है, और दूसरी चीज़ कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसने, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इन सभी चीज़ों में कर रखे हैं, तो इन सभी चीज़ों में जो सिक्योरिटी अमाउंट का इंटरेस्ट होता है वो उसको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, उसको नहीं मिल रहा है। तो उसने जब देखा कि भाई उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है, इसका वायलेशन हो रहा है इस चीज़ का, जो उसके उसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था, उसका वायलेशन हो रहा है, तो उसने क्या किया, कोर्ट में एक शूट फाइल कर दिया। किस चीज़ का? परपेचुअल इंजेक्शन का। परपेचुअल इंजेक्शन का तो आपको पता ही होगा, आपने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पढ़ रखा है कि भाई देखो अगर किसी चीज़ को कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर आप स्टे ले सकते हो। इंजेक्शन का मतलब होता है स्टे लेना, उस पर रोक लगा देना, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब रोक लगाना। जैसे कि कोई एक पर्सनल, मान लीजिए कोई आपको फीवर हो गया है या कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, अब आप जाते हैं एक डॉक्टर के पास और डॉक्टर से बोलते हैं साहब हमको बुखार हुआ है या फिर हमको ये बीमारी हुई है, तो डॉक्टर क्या करता है, इंस्टेंट रिलीफ के लिए, इंस्टेंट आपको आराम, तुरंत आराम मिल जाए उसके लिए क्या करता है, दवा नहीं देता है ना। उसके दवा देने से भाई दवा 10 मिनट 5 मिनट लेती है आराम करने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है भाई आपको तुरंत दे देता है एक इंजेक्शन। क्या देता है? एक इंजेक्शन देता है, और वो इंजेक्शन आपको इंस्टेंट रिलीफ पहुंचाता है, आपको तुरंत आराम दे देता है। तो उसी तरह का जो ये परपेचुअल इंजेक्शन है, ये तब तक, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार, ठीक है, तब तक जब तक इस केस का समाधान ना निकला है, ठीक है। देखो कोई भी केस चल रहा है, आज यहाँ इस पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट से कहाँ तक जा रहा है उसको पता नहीं किसी को, ठीक है, तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक हो गया। अब इनफाइनाइट तक आपको पता है कि ये भाई अभी इतने दिन तक चलना है, तो अब आपको क्या करना है, आपको आपको पता नहीं कि कब तक चलेगा ये केस, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, इसका कोई अभी ये पॉइंट ये नहीं है कि यहाँ तक चलेगा, कि यहाँ तक चलेगा, यहाँ तक चलेगा, कुछ नहीं पता है। तो आप क्या करते हो कि भाई देखो परपेचुअल इंजेक्शन इसीलिए बना है कि भाई आप उसको तब तक के लिए आप उस पर रोक लगा दो जब तक कि इस केस का समाधान ना निकल आए, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ना मिल जाए, ठीक है। अब केस पहुंच गया है, मामला पहुंच गया है कोर्ट में, अब कोर्ट क्या कर रहा है, उस पर परपेचुअल इंजेक्शन लगाने के लिए जो प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन दी है उसको अप्रूव कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि भाई पहले तो ये चेक करेगा कि ये जो है कंपनी वो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो सीधा सीधा मतलब है कि जो इस फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में कहा गया था कि भाई कोई भी इनके अगेंस्ट नहीं जा सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें सीधी सीधी बात लिख के आई कि फॉस वर्सेस हार्बोटल, ठीक है, इनके केस रूल में जो कहा गया था कि विल ऑपरेट इन फुल फोर्स ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर थ्रू देयर चूजन डायरेक्टर एक्ट विद इन द एक्सटेंट ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। भाई इस केस में यही कहा गया था फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में कि भाई कंपनी अपने जब तक उसके कंपनी में जो उसको पावर दी गई है, कंपनी के क्लॉज में और मेमोरेंडम में पावर दी गई है, वो पावर के बियॉन्ड तक काम कर सकता है, उस पावर के विद इन द पावर काम कर सकता है, ठीक है। इंट्रावायरस काम कर सकता है, लेकिन इंट्रावायरस कर सकता है, लेकिन अल्ट्रावायरस नहीं कर सकता, बाहर जा करके नहीं कर सकता। तो वही बात कही गई है कि अगर कोई उस क्लॉज का मतलब ऑब्जेक्ट उल्लंघन करता है, ठीक है, उस क्लॉज का कोई उल्लंघन करता है, ठीक है, कौन से क्लॉज, थर्ड क्लॉज जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ही मान लो कि उसका कोई वॉल्यूशन होता है, उल्लंघन होता है, तो फिर आप केस कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है। पहले क्या कहा गया था कि कोई केस नहीं कर सकता, अब देखो ये जो बताया गया है एक्सेप्शन, इन सिचुएशन में आप केस कर सकते हो। अगला क्या है, कोई रॉन्ग डूअर्स इन कंट्रोल। अब कंट्रोल में कौन होता है, कंट्रोल में नहीं मतलब किसके कंट्रोल में कंपनी है, कंपनी को चला कौन रहा है, मैनेजमेंट कौन देख रहा है, कौन डिसीजंस ले रहा है। जो डिसीजन लेने का पावर है, ठीक है, या जो कंट्रोल करने का पावर है, वो वेस्टेड होता है डायरेक्टर्स में। वो सारी पावर्स, वो सारी शक्तियां डायरेक्टर के पास होती हैं। अब डायरेक्टर चाहे तो भाई जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी वही है कंपनी में, सभी को भाई वही बता रहा कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है आपको। लेकिन उसको कौन बता रहा, उसको बता रहा कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसको गवर्न कौन करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी हैं उससे ऊपर भी तो कोई होगा, सुप्रीम अथॉरिटी,
तो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कंपनीज एक्ट 2013 में कोई बातें नहीं लिखी गई हैं तो उसको कहाँ देखेंगे कि भाई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दिया है इसके बारे में, कोई जानकारी इसके बारे में दिया है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई आप ये चीज़ें इस तरह से करोगे, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। अब अगर कोई कंट्रोल में है, यानी डायरेक्टर्स हैं, हम डायरेक्टर्स को ही लेके चलेंगे क्योंकि वो मैनेजमेंट ही देख रहा है, तो अगर वो कोई गलती कर रहा है जिससे कि किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर का पर्सनली लॉस हो रहा है या कंपनी का लॉस हो रहा है, तो वो केस उस पर कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात, स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। अब देखो सीधी बात है कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन एजीएम में भी हो सकता है, ईजीएम में भी हो सकता है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए भाई क्या करना है आपको, कम से कम 95% ऑफ शेयर होल्डर की वोटिंग राइट चाहिए। अब अभी देखो यहाँ पे मैंने बताया कि मान लीजिए 80% मेजॉरिटी वाले हैं और 20% कौन है, माइनॉरिटी वाले हैं, ठीक है। ये माइनॉरिटी है और ये मेजर है, ठीक है, ये मेजर है। तो अब जो मेजॉरिटी वाले हैं, ठीक है, वो अकेले तो उसको 95% पूरा नहीं कर सकते ना, वो तो सिर्फ 80% ही है। तो अब जो 20% हैं उनमें से भी उनको 15% लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं, तो वो वोट कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। और कोई अगर दिक्कत आ रही है, कोई रिजोल्यूशन ऐसा पास करना है जो कंपनी के वेलफेयर के लिए नहीं ठीक है, या फिर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए नहीं ठीक है, या पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं ठीक है, तो वो भी केस कर सकते हैं। तब वो केस उस स्थिति में भी केस कर सकते हैं। और पर्सनल एक्शन कोई है, पर्सनल एक्शन मतलब कि मान लो कोई पर्सनली, कोई भी डायरेक्टर या कोई मैनेजमेंट का कोई भी बंदा पर्सनली कोई ऐसा काम कर रहा है जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। और अगला है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या कहता है भाई, देखो सीधी सीधी बात है कि जो भी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, उनको बहुत सारी ड्यूटीज़ का पालन करना होता है, बहुत सारी ड्यूटीज़ उनको मतलब दे दी गई हैं, बहुत सारी उनको ताकत दे दी गई है कि भाई आपको ये आपके पास पावर है। अब जानते हैं कि जब किसी को राइट दिया जाता है, ठीक है, राइट जब किसी के पास आता है तो उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी आती हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ भी आती हैं। ड्यूटीज़ को आप लायबिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है, लायबिलिटी भी आती हैं। अब आपको देखो, आपको अधिकार मिला है, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमारा आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है, ठीक है, 12 से 35 तक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में आपने देखा, क्योंकि संविधान इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट, ठीक है, संविधान जो है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है हमारे देश का। उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, उससे बड़ा लॉ कोई नहीं है, उससे बड़ा कानून कोई नहीं है। वो जो बता देता है हम सब उसको मान लेते हैं। तो अब भाई हमारे 12 से 35 तक में जो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके साथ साथ कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी तो होगी। अब उन राइट्स को आपके राइट्स का कोई वायलेशन करता है, फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है, तो आप क्या करते हो, मौलिक अधिकारों के आपका उल्लंघन कोई करेगा तो आप केस कर सकते हो। आपको उसके लिए रेमेडी भी ऑप्शन की गई है, रेमेडी भी दी गई है कि भाई देखो आप सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हो केस, और हाई कोर्ट में भी। आर्टिकल 226 कहता है कि भाई आप देखो हाई कोर्ट में डायरेक्ट चले जाओ, और 32 बताता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, डायरेक्ट रिट फाइल कर दो, ठीक है, रिट फाइल कर दो। अब देखो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जाने के लिए आपको रास्ता दिखा दिया गया कि भाई आप डायरेक्ट जा करके आप अपने केस की सुनवाई करवा सकते हो। तो अब ये चीज़ें जब आपको बताई गई हैं तो इसके साथ आपका एक दायित्व भी तो आया है कि भाई देखो जितना जो अधिकार आपका है, ठीक है, जो अधिकार आपका है वही अधिकार आपके सामने वाले का है, ठीक है, जो अधिकार मेरा है वही अधिकार आपका भी है। तो मैं कुछ ऐसा एक्ट ना करूं जिससे कि आपके अधिकारों का वायलेशन हो जाए, ठीक है। तो उसके साथ साथ मुझे ड्यूटी भी तो मिली, अधिकारों के साथ मुझे ड्यूटी भी तो मिली। तो वही चीज़ है, कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजमेंट को जो देख रहे हैं, ठीक है, जो संभाल रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनको एक अधिकार दिया गया है, एक ताकत दी गई है, एक पावर दी गई है कि भाई आप देखो इतना ही करोगे, आपको ये करने की अथॉरिटी है, आप जो चाहो उसमें बदलाव ला सकते हो। लेकिन उस बदलाव से किसी माइनॉरिटी शेयर होल्डर या किसी पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए, कंपनी की रेपुटेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आने चाहिए, कोई भी तकलीफ, बदलाव इन द सेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव बदलाव हो चलेगा, नेगेटिव बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई करता है तो कोई एक मेंबर भी जा करके उसके अगेंस्ट केस कर सकता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो, कोई भी जा करके केस कर सकता है, ठीक है।
फिर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है। देखो अब मिसमैनेजमेंट को रोकने के लिए, ठीक है, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो कंपनी में, ठीक है, आपको कंपनी ने अथॉरिटी दे रखी है कि भाई आप ये काम करोगे, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड एक केस है, केस से समझते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें और अच्छी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ठीक है, 1977 का केस है, ठीक है। इस केस में क्या कहा गया था कि भाई जो ये कंपनी है बेनेट कोलमैन एंड अदर्स, ठीक है, बेनेट को इनके अगेंस्ट केस हुआ था यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि उस एक यूनियन थी उसने केस किया इनके अगेंस्ट। क्या केस किया था, इसको डील कहाँ किया गया था, देखिए ये मुंबई हाई कोर्ट के एक डिवीज़न में इसका केस दिया गया, बॉम्बे हाई कोर्ट 1977 में। तो आपको पता है कि उस टाइम पे भाई ये मुंबई नहीं था, पहले बॉम्बे ही था, तो अब मुंबई था, तो उसमें सेक्शन 397 और 398 की बात की गई। कौन से सेक्शन की, कौन से सेक्शन डील की गई, 97 एंड 398, ठीक है। इन दो सेक्शंस को वहाँ पे उठाया गया, इस पे केस बनाया गया। कंपनीज एक्ट 19 कहा क्या गया कि भाई देखो आर इंटेंडेड to avoid winding up of the company if possible and keep it going while at the same time revealing the minority shareholders from act of operation and mismanagement or preventing its affair from being conducted in a manner prejudicial to a public interest, ठीक है। इन्होंने कहा, इसमें यह कहा गया कि भाई कंपनी वाइंड अप करना चाहती है, बंद करना चाहती है अपने आप को, खत्म कर, कंपनी का नामो निशान मिटा देना चाहती है। कि वाइंड अप मतलब कंपनी कानून के थ्रू ही बनाई जाती है और कानून के थ्रू ही उसको ख़त्म किया जाता है। तो वाइंडिंग का एक प्रोसीजर है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि इसी यूनिट में, यूनिट 5 में ही वो भी एक चैप्टर है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं वो भी केस कर सकते हैं। इस केस में ये कहा गया कि अगर कंपनी पब्लिक के साथ धोखाधड़ी करना चाहती है, मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशन से बचाने के लिए अगर कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है केस करना चाहता है कंपनी पे, तो केस कर सकता है, ठीक है। और अगर कोई कंपनी की सच्चाई लाना चाहता है बाहर कि कंपनी इस चीज़ को गलत करना चाहती है, तो कर सकती है, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे हम इस थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या है आगे, ठीक है। कंपनीज एक्ट में हमारे ये जो चीज़ें लिखी गई हैं, माइनॉरिटी और ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो हैं उनको हम देखेंगे। देखो अभी इन सब चीज़ों से आगे बढ़ने के से पहले हमको एक चीज़ और क्लियर करना होगा कि जो ये वर्ड आ रहे हैं बीच में, ठीक है, ये वर्ड आ रहे हैं ना कि जिनको हम ऑपरेशन कहते हैं, ये है, और ये मिसमैनेजमेंट, इनका मतलब क्या है, इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई देखो प्रिवेंशन का मतलब होता है रोक लगाना किसी चीज़ को रोकने से, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं तो हम डिफिनीशन में ही इसको बता देते हैं आपको, क्योंकि डिफिनीशन क्लॉज में है नहीं। तो अब भाई क्या करें, हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसकी मीनिंग क्या आता है, क्या निकल के आता है। तो कहा गया कि भाई देखो इन सब चीज़ का मतलब ये होता है कि लॉर्ड कूपर जो हैं, ठीक है, जो लॉर्ड कूपर हैं, इसको हम आपको बता देते हैं, इसकी मीनिंग ही बताना है, ठीक है, मीनिंग खत्म कर देते हैं बता के, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लॉर्ड कूपर थे, लॉर्ड कूपर, इन्होंने क्या कहा, ठीक है, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट को इन्होंने एक्सप्लेन करते हुए क्या कहा कि भाई एक केस आया था, ठीक है, स्कॉट का केस था, स्कॉटलैंड का एक केस था, उसमें एल्डर वर्सेस एल्डर एंड वेस्टर्न कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि भाई देखो द इसेंस ऑफ द मैटर सीम टू बी दैट द कंडक्ट कंप्लेन ऑफ शुड एट द लोवेस्ट involve a visible departure from the standard of fair dealing on which every shareholder who entrusts his money to the company is entitled to rely। इनका मतलब ये हुआ कि भाई जो कंपनी का जो इसेंशियल मैटर है, ठीक है, और कंपनी के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं उनको ये पता है कि हमने जो पैसा अपने कंपनी में लगा रखा है, कंपनी में दे रखा है, वो बिल्कुल सही जगह पे, बिल्कुल फेयर मतलब होता है बिल्कुल सही बात हो, ठीक है, एकदम क्लियर, तो वो बिल्कुल सही जगह पे लगाया जा रहा है, ठीक है, फेयरली डील हो रहा है, बिल्कुल सही जगह पे उसको लगा करके डील, इन्वेस्ट करके डील किया जा रहा है। अब धोखाधड़ी करने के लिए आपने उसको कहीं और गलत तरीके से इन्वेस्ट कर दिया और शेयर होल्डरों को गुमराह कर दिया, तो उन चीज़ों को ना करें आप। तो यही लॉर्ड कूपर ने कहा कि भाई जो कंपनी का जो पैसा है,
ठीक है। कंपनी में जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर का पैसा है वो कहाँ पे लग रहा है, किस तरह से लग रहा है, इन सब चीज़ों का इसेंशियल पॉइंट, ठीक है। जब कंपनी अपने इस पोजीशन से, मान लीजिए ये कंपनी का लेवल है, ये कंपनी का लेवल है और दिस इज द अपर लेवल, कौन सा है, दिस इज द अपर लेवल, ठीक है, अपर लेवल। लेकिन कंपनी इससे डाउन होकर के ये चली गई, ठीक है, ये है लोअर लेवल, लोअर लेवल। अब कंपनी यहाँ से उठी, ठीक है, देखो कंपनी ये यहाँ से ऐसे आई और ऐसे 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 सीधा डाउन हो गई। तो अब जब डाउन हुई कंपनी, तो उस टाइम पे कंपनी को मतलब बिल्कुल रिलाई कराने के लिए, कंपनी धोखाधड़ी नहीं हो रही कंपनी में, उन सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए क्या कहा गया कि भाई देखो, कंपनी ने कहा, लॉर्ड लूपर ने कहा कि भाई, लॉर्ड कूपर ने कहा कि भाई जब कंपनी अपने कंडक्ट से, अपने व्यवहार से जब इस पोजीशन से वो इस पोजीशन पे आ जा रही है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर को लग रहा है कि वो हमारा पैसा सही जगह यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसी को हम ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।